नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की पहलों से किसानों को हो रहे लाभों पर की बात। कहा कि किसानों के हित में एमएसपी पर खरीद को बढ़ाया गया। वर्ष 2021-22 में 2,75,000 करोड़ रुपए खरीद पर किए गए खर्च। केंद्र सरकार ने बाजरा उत्पादन बढ़ाने के लिए वार्षिक लक्ष्य किया तय। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में एक प्रश्न का दिया लिखित उत्तर। कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए पोषक अनाजों का फसलवार, राज्यवार और मौसमवार लक्ष्य अनुबंध में शामिल। 619 करोड़ लीटर शीरा आधारित और 328 करोड़ लीटर अनाज आधारित उत्पादन क्षमता के साथ देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 947 करोड़ लीटर। 2025 तक पेट्रोल के साथ एथेनॉल को 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दिया बयान। उत्तर भारत में बढ़ा ठंड का प्रकोप। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कोहरे और ठंड से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। शनिवार तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सरसों, गेहूं, आलू और मटर जैसी फसलों को नुकसान की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर खरीद को बढ़ाया गया है। साल 2021-22 में 2,75,000 करोड़ रुपए खरीद पर खर्च किए जा रहे हैं। इससे किसानों को फायदा मिल रहा है। एमएसपी पर खरीद को भी इस मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छे से बढ़ाया है। 14-15 में 1,06,000 करोड़ रुपए की खरीद होती थी। अब 21-22 में 75,000 करोड़ रुपए खरीद पर व्यय किए जा रहे हैं और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय लिया, तो निश्चित रूप से ज़्यादा पैसा किसान को मिल रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान देश के हर गरीब को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया। हमारे यहाँ कोविड-19 के दौरान सारा देश और सारी चीज़ें बंद थीं, लेकिन देश के हर गरीब आदमी को खाद्यान्न समय पर उपलब्ध कराने का काम सरकार के माध्यम से हुआ। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। उसके परिणाम स्वरूप लगभग 3,90,000 करोड़ रुपए का इस पर व्यय हुआ। कृषि मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में अच्छा काम कर रही है। वन नेशन वन कार्ड से लोगों को लाभ मिला है। वहीं चीनी के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। खाद्य एवं वितरण प्रणाली वह जनहित में बहुत अच्छे से रिफॉर्म करके काम कर रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड को जिस प्रकार से पोर्टेबिलिटी प्रदान की है, बहुत ही उत्तम है और इसका लाभ पूरे क्षेत्र को निश्चित रूप से मिल रहा है। चीनी के निर्यात की दृष्टि से भी मैंने बताया कि हम लोग सबसे बड़े निर्यातक बन गए हैं और पिछले इस वर्ष जो है 110 मिलियन टन चीनी का निर्यात हुआ है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में साझा किया कि पेट्रोल और अन्य उपयोगों के साथ एथेनॉल मिश्रण के लिए देश में वर्तमान एथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 947 करोड़ लीटर है, जिसमें 619 करोड़ लीटर शीरा आधारित उत्पादन क्षमता और 328 करोड़ लीटर अनाज आधारित उत्पादन क्षमता शामिल है।
देश में स्थापित एथेनॉल उत्पादन क्षमताओं का राज्यवार और फीड स्टॉकवार विवरण अनुबंध में दिया गया है। भारत सरकार पूरे देश में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसमें तेल विपणन कंपनियां एथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। ईबीपी कार्यक्रम के तहत सरकार ने क्रमशः 2022 और 2025 तक पेट्रोल के साथ एथेनॉल के 10% और 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्र सरकार ने एथेनॉल के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में साझा किया कि सरकार ने बाजरा उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है और बाजरा उत्पादन के लिए एक लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2022-23 के लिए पोषक अनाजों का फसलवार, राज्यवार और मौसमवार लक्ष्य अनुबंध में दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के तहत पोषक अनाजों के उत्पादन में वृद्धि के लिए NFSM न्यूट्री अनाज को 14 राज्यों के 212 जिलों में लागू किया जा रहा है। NFSM के तहत किसानों को राज्य सरकारों के माध्यम से सहायता दी जाती है, जैसे कि उन्नत पैकेज के तरीकों पर क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणाली पर प्रदर्शन, उच्च उपज देने वाली किस्में, हाइब्रिड के बीजों का वितरण, उन्नत कृषि मशीनरी, संसाधन संरक्षण मशीनरी, उपकरण, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, पौध संरक्षण उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन, मृदा सुधारक प्रसंस्करण और कटाई के बाद के उपकरण, किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि शामिल है इसमें। और मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रौद्योगिकी बैक स्टॉपिंग और विषय वस्तु विशेषज्ञों की देखरेख में किसानों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए सहायता प्रदान करता है। अनुसंधान संगठनों को अनुसंधान परियोजनाओं के लिए समर्थन दिया जाता है, जो खाद्य फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। राज्य सरकारें संबंधित राज्यों के राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के अनुमोदन से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि और संबद्ध क्षेत्र पुनर्जीवन के लिए लाभकारी दृष्टिकोण के तहत मोटे अनाज की खेती को भी बढ़ावा दे सकते हैं। वरिष्ठ सांसद जगदंबिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से देश के 80 करोड़ लोगों को कोरोना के दौरान फायदा मिला है। उन्होंने वहां वन नेशन वन कार्ड के तहत इसमें भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है और देश में करीब 5,30,000 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिनसे लोगों को सस्ता और पौष्टिक अनाज मिल रहा है। जो हमारे देश में लोगों के सामने एक खाद्यान्न की चुनौती थी, उसमें किस तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हमने जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया, उसमें लगभग 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से लगातार 5 किलो हम खाद्यान्न, गेहूं या चावल मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी दुनिया में कोई फूड सिक्योरिटी किसी कंट्री ने दिया नहीं। और इसके लिए हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर खर्च किया, 3 करोड़ 91 लाख रुपए का खर्चा, 3.91 लाख करोड़ का खर्चा हमने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। सरकार की इस पहल से पोषक अनाज को लेकर देश विदेश में जागरूकता बढ़ाने के साथ इनका निर्यात बढ़ने से देश के किसानों को कितना फायदा होगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा से। भारत सरकार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी संदर्भ में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अभी हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सचिव मौजूद है, ये बात करते हैं इनसे। मिलेट्स न्यूट्रिशन के संदर्भ में बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है, इतना जरूरी है इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना। देखिए, हम सब जानते हैं कि विश्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आजकल जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़, ये बढ़े जा रही हैं और बहुत ज़रूरी है कि पोषक और न्यूट्रिशियस खाद्य हम हर प्लेट पे, हर थाली पे ले जाएं और इसमें मिलेट्स का बहुत बड़ा योगदान है। इसको सुपर फूड भी कहते हैं बिकॉज ये बहुत पोषक है, इसको पोषक अनाज भी कहा जाता है, बहुत न्यूट्रिशियस है। तो इसकी उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, बाहर और भारत के देश के अंदर बाज़ारों तक पहुंचाना, इसमें गुणवत्ता लाना,
इन सब क्षेत्रों में कार्य चल रहा है। भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पे किसानों की उत्पादन के संदर्भ में मोटे अनाजों की खेती सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन मार्केट में दाम नहीं मिलता। ऐसे में अभी इन चीज़ों के प्रसंस्करण को लेकर कई तरह की जागरूकता आपके मंत्रालय ने की है, तो निश्चित तौर पर उनकी स्थिति किस तरह देखेंगे भविष्य में? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो दाम होती है वो एक डिमांड और सप्लाई से निर्धारित होती है। तो अगर आप चाहिदा बढ़ाएंगे या डिमांड बढ़ाएंगे तो दाम भी बढ़ेगी। तो यही हम इसी दिशा में कदम ले रहे हैं कि इसकी डिमांड कैसे बढ़े। विदेशों में मोटे अनाजों के मामले में जागरूकता की कमी के चलते इनका उपयोग और कंजप्शन कम है, लेकिन अभी ये यूनाइटेड नेशन ने इनिशिएट लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों। तो भविष्य की क्या उम्मीद देखते हैं रोजगार, व्यापार और कारोबार के संदर्भ में? यहाँ से आज बाहर देशों से 30 देशों से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे 70 से अधिक कंपनियाँ हैं जिनके प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं और जो इंटरनेशनल चेन्स हैं उनके लोग भी आए हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी है लोगों में जागरूकता लानी। उसके लिए अगले वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय के साथ 16 ऐसे इंटरनेशनल मीट करे जाएंगे और मुझे आशा है पूरी तरह से अगर जो गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स हम बाज़ार में ले जाएंगे और लोगों में जागरूकता लाएंगे कि इसके स्वास्थ्य के क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, तो ये ज़रूर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सब जाएंगे। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, जिनका मान कि भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर 2023 के आयोजन से एको जहां भारत में रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावना को लेकर मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, वहीं किसानों की आमदनी बनने से वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत भी बनेंगे। मेरे से कैमरामैन बंसीलाल के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। इस पहल से जहां लोगों को पौष्टिक आहार मिल सकेगा, तो वहीं दुनिया से भूख को मिटाने में भी मदद मिलेगी। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार पूरे विश्व में भारत के मोटे अनाजों और उसके मूल्यवर्धित उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 आयोजित कर रहा है। दरअसल मोदी सरकार देश में मोटे अनाज की खेती और खपत को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे कम लागत में लोगों को पौष्टिक आहार मिल सके। इससे भारत मोटे अनाज की खेती में दुनिया का सबसे बड़ा देश भी बन सकता है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया है। चावल और गेहूं जैसे अधिक खपत वाले अनाजों की तुलना में मोटे अनाजों के पौष्टिक मूल्य अधिक होते हैं। मोटे अनाज कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होते हैं और बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को मजबूत करने में मदद करते हैं। साथ ही शिशु आहार और पोषण उत्पादों में मोटे अनाजों का उपयोग बढ़ रहा है। भारतीय मोटे अनाजों की ब्रांडिंग और प्रचार में विदेश स्थित भारतीय मिशनों को भी जोड़ा जाएगा। विश्व में 20% उत्पादन मिलेट्स का भारत में होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के अवसर पे हम यही चाहते हैं कि जो भारत में मिलेट्स का उत्पादन होता है ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कैसे जाए। इसमें जो मिलेट्स के प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और विशेष करके जो बाहर के बाज़ारों में बिक्री हो सकता है, जैसे रेडी टू ईट या रेडी टू कुक, जैसे कॉर्नफ्लेक्स बना रहे हैं, कुकीज़ बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं। तो इस तरह के बायर्स और सेलर्स की एक मीट है। अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी कोई 30-40 ऐसे लोग आए हैं जो इनके साथ मिल रहे हैं और इस तरह से जानकारी बढ़ेगी, इस तरह से इनकी सप्लाई चेन बनेगी और निर्यात भी इन चीज़ों में बढ़ेगा। भारतीय मोटे अनाजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो तथा क्रेता विक्रेता बैठकों में निर्यातकों, किसानों और व्यापारियों की भागीदारी में सहायता देने की योजना बनाई है। इंडिया के ही परसुएशन पर यूनाइटेड नेशंस ने इसको ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया और इंडिया मेजर प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा दुनिया का एक तरीके से निर्यातक बनेगा। तो जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंडिया के लिए बेस्ट टाइम है और ख़ास करके जो टाइमिंग है वो आप देखिए G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई, यूनाइटेड नेशंस ने ईयर ऑफ द मिलेट डिक्लेयर किया और पूरा भारत सरकार दुनिया भर के अपने एम्बेसीज और मिशन के साथ मिलकर और इंडिया के सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो मुझे लगता है टाइम फॉर इंडिया हैज़ अराइव्ड एंड दिस इज़ वन इनिशिएटिव जिसमें बहुत बड़ा योगदान भारत करने जा रहा है दुनिया को। मोटे अनाजों की खेती करने के अनेक लाभ हैं, जैसे सूखा सहन करने की क्षमता, फसल पकने की कम अवधि, उर्वरकों, खादों की न्यूनतम मांग के कारण कम लागत
कीटों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता, कम पानी और बंजर भूमि तथा विपरीत मौसम में भी ये अनाज उगाए जा सकते हैं। अपने सहयोगी ओपी यादव के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तापमान में जहां एक तरफ लगातार कमी दर्ज हो रही है, तो वहीं ठंड के साथ कोहरे की मोटी चादर भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप और बढ़ेगा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कोहरे और ठंड से फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। विभाग तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में ठंड और बढ़ेगी। उत्तर भारत में ठंड के बढ़ते प्रकोप के कारण कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। कृषि वैज्ञानिक की माने तो कोहरे से फसलों को नुकसान हो सकता है। सरसों, गेहूं, आलू, मटर जैसी फसलों को नुकसान होने की संभावना है। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बता दें कि बुधवार को गुजरात और राजस्थान की मंडियों में जीरा बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं ज्यादातर मंडियों में जीरे के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 20 दिसंबर को जीरे का भाव था 23,875 रुपए। 21 दिसंबर को उसके भाव में 625 रुपए की नरमी आई और भाव आ गया 23,250 रुपए पर। राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। 20 दिसंबर को यहां जीरे का भाव रहा 25,625 रुपए। 21 दिसंबर को इसके भाव में 875 रुपए की भारी मजबूती आई और भाव 26,500 रुपए पर पहुंच गया। राजकोट मंडी में 20 दिसंबर को जीरे का भाव था 25,750 रुपए। 21 दिसंबर को इसके सौदों में 750 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 26,500 रुपए पर। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 21 दिसंबर को जीरे का भाव 340 रुपए टूटकर 25,150 रुपए से 24,810 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं जीरे के निर्यात की बात करें तो जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़ककर 2,16,996 टन पर आ गया। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो राजकोट मंडी में प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि गढ़शंकर और जोधपुर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कमजोरी दर्ज हुई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 20 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 900 रुपए, जो कि 21 दिसंबर को 225 रुपए बढ़कर 1,125 रुपए हो गया। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 20 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 1,300 रुपए, जो कि 21 दिसंबर को 100 रुपए टूटकर 1,200 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में 21 दिसंबर को प्याज का भाव 100 रुपए लुढ़ककर 1,000 रुपए से 900 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में भी भाव में नरमी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 20 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 1,360 रुपए, जो कि 21 दिसंबर को 10 रुपए गिरकर 1,350 रुपए हो गया। बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी।
और किसान समाचार में अब बात मौसमी खेती की करते हैं। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल, आइए देखते हैं। हरियाणा के किसान शुष्क मौसम के चलते गेहूं की फसल की समय से बुआई पूरी कर लें। हरियाणा में ही शुष्क मौसम की संभावना के चलते किसान सरसों की सिंचाई कर ले। यहाँ सरसों में तना सड़न रोग के नियंत्रण के लिए बाविस्टिन जैसे कवकनाशी का छिड़काव करें। हरियाणा में गन्ने में शीर्ष बेधक के हमले को रोकने के लिए फर्टेरा डालें। अगर शीर्ष बेधक 5% के स्तर से अधिक हो तो मिट्टी को थोड़ा ऊपर उठा दें और फसल में तुरंत ही हल्की सिंचाई कर लें। हरियाणा में सभी सब्जियों की साप्ताहिक अंतराल पर सिंचाई करें। यहाँ भिंडी में तेला के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। हरियाणा में ही मिर्च में फलों के सड़ने को रोकने के लिए फसल पर फॉलिकुर का छिड़काव करें। वहीं यहाँ बैंगन में फल और तना छेदक के हमले को रोकने के लिए प्रोक्लेम 5 SG को पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हरियाणा में इस मौसम में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की अगेती किस्मों की रोपाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ आलू, मूली, शलजम, पालक, धनिया और मेथी जैसी सब्जियों के लिए जमीन तैयार कर लें। वहीं यहाँ टमाटर में पछेती अंगमारी के प्रबंधन के लिए इंडोफिल M45 का छिड़काव करें। हरियाणा में मिर्च में फलों के सड़ने और मरने को नियंत्रित करने के लिए मिर्च में वापसा की स्थिति में फसल पर फॉलिकुर का 10 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करें। उत्तर प्रदेश के किसान सभी सब्जियों जैसे तोरी, गोभी, टमाटर, फूल गोभी और चने की हल्की सिंचाई कर लें। यहाँ प्याज की रोपाई के समय पौधों में दूरी 15 से 10 सेंटीमीटर रखें। उत्तर प्रदेश में इस समय आलू की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश में केले के पौधों से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 55 ग्राम यूरिया पौधों में डालें। उत्तर प्रदेश में ही आम, अमरूद, नींबू, अंगूर, बेर और पपीते के बागों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। विपक्ष द्वारा चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग और हंगामा करने पर नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि पहले भी तमाम घटनाएं हुई हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने कभी जवाब नहीं दिया। हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने विस्तार से इस मुद्दे पर जवाब दिया है।
राज्यसभा में विपक्ष द्वारा नेता सदन के ऊपर उनके कथित बयान को लेकर विरोध करने पर नेता सदन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि मेरा किसी भी तरीके से बिहार के लोगों का अपमान करने का मकसद नहीं था। मैं अपना बयान वापस लेता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सदस्यों से सुरक्षा उपायों पर ध्यान देने और मास्क पहनने का आग्रह किया। राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोविड से एक मरीज की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। हालांकि कोरोना संक्रमण की दर 0.19% है। दिल्ली नगर निगम के महापौर, उप महापौर एवं स्थायी समिति के 6 सदस्यों के लिए चुनाव दिल्ली नगर निगम की पहली आम सभा की बैठक में किया जाएगा। बैठक का आयोजन 6 जनवरी को होगा। पंजाब में बीएसएफ को गुरुवार को फिर कामयाबी हाथ लगी है। तरनतारण में बुधवार की रात 8 बजे भारत पाक सीमा पर बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिशा सालियन और सुशांत सिंह मौत मामले में आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करवाया जाना चाहिए। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।